दोस्तों 1905 की एक सुहानी सुबह थी। स्विट्जरलैंड जो कि दुनिया के सबसे खूबसूरत मुल्कों में से एक है, इसके एक पेटेंट ऑफिस में एक क्लर्क बैठा। सुबह के टाइम पे एक क्लर्क बैठा, हाथ में पेन लिए और पेपर मेज पे रख के उस पे कुछ लिख रहा था, कुछ अल्फाज लिख रहा था। बड़े ही मुख्तसर किस्म के अल्फाज थे, हार्डली कोई एक लाइन भी नहीं होगी। लेकिन ये क्लर्क जो लाइन लिख रहा था ना, ये लाइन आगे चलकर दुनिया की तारीख तब्दील करने जा रही थी। अच्छा, अब ऐसा इस क्लर्क ने क्या लिखा और ये क्लर्क था कौन, पहले ये जान लीजिए। इस क्लर्क का नाम था अल्बर्ट आइंस्टाइन। जी हाँ, वही मशहूर ज़माना साइंसदान जिसको सारी दुनिया जानती है। ये एक दौर में क्लर्क हुआ करता था और जो अल्फाज ये उस पेपर पे लिख रहा था वो थे E = MC²। अब E = MC² से मुराद असल में इसकी ये थी, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आसान भाषा में समझा दूं ताकि जो हमारे नॉन टेक्निकल व्यूअर्स हैं उनको भी समझ में आ जाए। असल में वो ये लिखने की कोशिश कर रहा था कि जो मैटर होता है ना, मैटर मैटर यानी किसी भी चीज़ में एटम्स की तादाद, इसको समझ लीजिए। मैटर और एनर्जी जो है, वो कहता है ये एक ही सिक्के के दो रुख हैं, ये दोनों एक ही चीज़ है, मैटर और एनर्जी। और वो कहता है कि ये दोनों जो चीज़ें हैं ना, शक्लें भी बदला सकती हैं। और थोड़ा सा जो मास है, थोड़ा सा मैटर है, ये बहुत सारी एनर्जी पैदा कर सकता है, तवानाई पैदा कर सकता है। ये थ्योरी इसने 1905 में लिखी। अच्छा, अब इसको भी नहीं पता था कि इसने जो चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, इसके आगे चलकर क्या कंसिक्वेंसेस निकलेंगे, दुनिया के बाकी साइंसदान इसको किस तरीके से इंटरप्रीट करेंगे और किस तरीके से इस इतनी छोटी सी थ्योरी में, बाज़ार छोटी दिखने वाली थ्योरी से कितने बड़े बड़े यहाँ से कारनामे होने जा रहे हैं और कितनी बड़ी दुनिया की जो जंगें हैं वहाँ पर फैसला कुन जो फैक्टर होगा वो इसकी ये वाली थ्योरी होगी, E = MC²। अच्छा, बाय द वे, जब उसने ये चीज़ लिखी ना, E = MC² कि मैटर और एनर्जी एक ही सिक्के के दो रुख हैं और ये शक्लें बदला सकते हैं, थोड़ा सा मैटर बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है, तो इसको खुद को भी नहीं पता था। बल्कि इसने कहा था कि मुझे नहीं लगता कि ये प्रैक्टिकली मुमकिन है। ये थियोरेटिकली हो सकता है कि मैटर जो है वो बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर दे, लेकिन मुझे नहीं लगता प्रैक्टिकली ये मुमकिन है। अब फास्ट फॉरवर्ड करके आगे आते हैं इस वाक़ये के। नाज़रीन, ये 1905 का वाक़या है। तो इस वाक़ये के कई साल के बाद 1933 में एक और साइंसदान होता है, हंगरी का साइंसदान होता है, हंगरी कंट्री का। इसका नाम था लियो सजीलार्ड। लियो सजीलार्ड था हंगरी का, लेकिन रह रहा था लंदन में उस वक्त। लंदन में एक दिन ये वॉक करता करता जा रहा था, तो सामने इसकी नज़र पड़ी लाइट के ऊपर, ट्रैफिक की जो लाइट होती है। अब जब ये ट्रैफिक की लाइट देखता है तो अचानक इसके जहन में एक ख्याल आता है। आइंस्टाइन की वही E = MC² वाली थ्योरी आ जाती है कि थोड़ा सा मैटर बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है। तो इसके माइंड में, दिमाग में इसकी बत्ती जलती है कि अगर एक एटम को तोड़ा जाए, यानी एक एटम को टूटने से अगर दो न्यूट्रॉन निकलते हैं, एटम के अंदर न्यूट्रॉन होते हैं ना, तो उसके जहन में एक बात आती है कि अगर एक एटम के टूटने से दो न्यूट्रॉन निकलते हैं तो दो एटम के टूटने से चार न्यूट्रॉन। तो इसके माइंड में एक बात आती है कि अगर एक एटम के टूटने से दो न्यूट्रॉन निकलते हैं तो वो जो दो न्यूट्रॉन है वो मजीद दो और एटमों को तोड़ेंगे, और जब उन दो एटमों से चार न्यूट्रॉन मजीद निकलेंगे तो वो मजीद आठ न्यूट्रॉनों को तोड़ेंगे। इस तरह से चेन रिएक्शन शुरू होगा। ये उसके माइंड में चीज आती है। अब यहां से दुनिया का जो सबसे खतरनाक हथियार है, एटम बम, उसकी जर्नी प्रैक्टिकली यहाँ से शुरू होती है 1905 से। फिर उसके बाद 1933 में ये जो लियो सिजलार्ड ने एक ख्याल पेश किया ना, यहाँ से फिर आप यूं समझें कि इंतहाई तेज़ी के साथ फिर इस चीज़ के ऊपर काम स्टार्ट होने लगा कि एक इंतहाई पावरफुल कोई डिवाइस बनाई जाए जो कि इतनी ज़्यादा एनर्जी खारिज करे
और उसको फिर इस्तेमाल किया जाए डिफरेंट मकासद के लिए, बिजली बनाने के लिए या मिलिट्री मकासद के लिए। अच्छा, उसके बाद ये जो बंदा था ना, इसने पेटेंट भी इसका रजिस्टर करवा लिया था इस थ्योरी का। लेकिन ये बाद में इतना डर गया था, घबरा गया था, उन दिनों वर्ल्ड वॉर चल रही थी, सॉफ्ट बिगिनिंग सेकंड वर्ल्ड वॉर की हो चुकी थी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुए अभी ज़्यादा अरसा नहीं हुआ था। तो डर के मारे इसने वो पेटेंट जो है वो ब्रिटिश नेवी को दे दिया। ब्रिटिश नेवी को दे दिया कि कहीं ये वाला जो मेरी जो थ्योरी है और ये वाला जो मेरा काम है, कहीं ये हिटलर के हाथ ना लग जाए और फिर जो जर्मन साइंसदान हैं वो इस पे काम न स्टार्ट कर दें और इस तरह का कोई वेपन ना बना दें। उसको डर लगने लगा, ये जो लियो सिजलार्ड है, तो उसने फिर ब्रिटिश नेवी को वो पेटेंट दे दिया। लेकिन जर्मनी में इस पे काम स्टार्ट हो चुका था, भनक पड़ गई थी कि क्या। देखें, ये जो सीक्रेट है ना, साइंसी सीक्रेट, ये छुपाए नहीं छुपते। तो भनक तो पड़ गई थी वहां पर कि कौन सा सीक्रेट इनके हाथ में, आइंस्टाइन की थ्योरी, फिर उसके ऊपर इन्होंने काम किया दीगर साइंसदानों ने। तो होता यह है जनाब कि जर्मनी में एक लैब में काम स्टार्ट हो गया था कि कैसे ये जो सारा चेन रिएक्शन है कि एक न्यूट्रॉन से फिर दो बन रहे हैं, फिर चार बन रहे हैं, फिर आठ बन रहे हैं, फैलता जा रहा है, ये एनर्जी क्रिएट कैसे करनी है, इस पे काम स्टार्ट हो गया था। इनको पता तो था, लेकिन वो कौन सी धात है जो कि ये चीज़ कर रही होगी। न्यूट्रॉन जो है जिसकी कि दो न्यूट्रॉन, फिर दो से चार, फिर चार से आठ, ऐसी कौन सी धात है कि जो कि ये जेनरेशन ट्रिगर कर रही होगी। इस पे रिसर्च स्टार्ट हो गई। फिर होता यह है कि दो साइंसदान होते हैं जर्मनी के अंदर, एक का नाम था ओटो हान और दूसरे का नाम था लिजी मेथनर। अब ये जर्मनी की एक लेबोरेटरी में यूरेनियम पे न्यूट्रॉन मार रहे थे। यूरेनियम का जो एटम है ना, उसको तोड़ने के लिए उसके ऊपर न्यूट्रॉन मार रहे थे। अब यूरेनियम क्या है पहले तो ये समझ लीजिए। यूरेनियम आपको समझाता हूँ, उसके बाद आपको ये भी समझाता हूँ कि ये इनरिचमेंट क्या होती है, क्योंकि ये दो अल्फाज तो आप बहुत ज़्यादा सुन रहे होंगे आजकल। देखें, यूरेनियम जो है ना, यूरेनियम एक कुदरती धात है और इसकी खसूसियत ये है नादरीन कि यूरेनियम सबसे भारी कुदरती धात है। सबसे जो हैवी कुदरती धात है ना, वो ये है। इससे बिजली भी बनती है और इससे बम भी बनता है। अब यूरेनियम का मसला क्या है? यूरेनियम का मसला यह है कि ये धात जब यानी आप निकालते हैं ना इसको, तो मसला ये है कि इसकी ना दो किस्में होती हैं। दो किस्में इन अ सेंस के यूरेनियम में, यानी जब आप उसको इस्तेमाल में लाने की कोशिश करते हैं ना, तो 99.3% जो यूरेनियम होता है, वो जो सैंपल आप लेकर आते हैं या यूरेनियम का जो एक पीस लेकर आते हैं, 99.3% जो होता है वो किसी काम का ऐसा सच नहीं होता। वो होता है U-238। असल जो काम की चीज होती है वो होता है U-235। यानी जो कुदरती यूरेनियम होता है उसमें 99.3% उसका जो हिस्सा होता है वो U-238। उसमें 99.3% जो उसका हिस्सा, उसमें 99.3% हिस्सा जो होता है वो U-238 एलिमेंट होता है उसके अंदर। सिर्फ 0.7% जो उसका हिस्सा होता है वो असल काम का होता है, उसको कहते हैं U-235। अब इनरिचमेंट का मतलब ये होता है, यूरेनियम की इनरिचमेंट का, कि ये जो 0.7% असल काम की चीज होती है ना उसके अंदर, उसको बाकी वाले एलिमेंट से अलग कर रहे होते हैं। 99.3% वाला जो इसका हिस्सा होता है उससे अलग करने के प्रोसेस को असल में इनरिचमेंट बोलते हैं। और ये जो U-235 यूरेनियम होता है, ये जब 3 से 5% इनरिच हो जाता है तो ये रिएक्टर फ्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। इससे फिर बिजली बनाई जा सकती है। ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं वो इसी फ्यूल को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब आप इसकी इनरिचमेंट बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, जब ये 90% इनरिच हो जाता है, तो फिर इसके अंदर ये कैपेबिलिटी आ जाती है कि ये बॉम्ब ग्रेड का यूरेनियम हो जाता है। इससे न्यूक्लियर बनता है। अच्छा, फ़र्क क्या है दोनों में? U-235 और U-238 जो है,
केमिकली ये बिल्कुल एक जैसे होता है, दोनों यूरेनियम ही हैं असल में, फ़र्क सिर्फ और सिर्फ दोनों में वेट का होता है। U-238 यूरेनियम जो है ना, उसमें 3 न्यूट्रॉन ज़्यादा होता है। मतलब U-238 यूरेनियम में 238 ग्राम होता है पर मॉलिक्यूल, और वो जो U-235 होता है वो 235 ग्राम होता है पर मॉलिक्यूल। फ़र्क सिर्फ जो है ना दोनों में, वो 1.3% वेट का है दोनों यूरेनियम में। तो जर्मनी के अंदर उस लेबोरेटरी में 1938 में आइंस्टाइन की थ्योरी पे अमल करते हुए, और उसके बाद ये जो लियो सिजलार्ड की फाइंडिंग्स थी, इस पे अमल करते हुए ये जो दोनों साइंसदान थे, ओटो हान और लेइज मेथनर, ये क्या करते हैं कि यूरेनियम के ऊपर न्यूट्रॉन मार रहे होते हैं। अब जब ये यूरेनियम पे न्यूट्रॉन मार रहे होते हैं तो अचानक से एक बड़ी अजब घटना घटती है। वो जो यूरेनियम का, यानी वो जो मार रहे होते हैं ना न्यूट्रॉन उसमें, तो यूरेनियम का जो एटम है वो दो टुकड़े हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है न्यूट्रॉन लगने की वजह से। अब जब स्प्लिट हो जाता है तो वो बेरियम बन गया, और इसका वेट जो है वो कम हो गया। इसका वेट कम हो गया। वो जो 1905 में आइंस्टाइन समझ रहा था कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, थ्योरेटिकली ये पॉसिबल है, जो मैं कह रहा हूँ कि एनर्जी और मैटर जो है वो एक दूसरे की शक्लें कन्वर्ट हो सकते हैं, एक ही सिक्के के दो रुख हैं। तो वो साबित हो गई थ्योरी असल में, कि वो जो मैटर था वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, और उसका जो यूरेनियम का एटम है वो दो टुकड़े हो गया और एनर्जी में वो कन्वर्ट हो गया। और यहीं से ही फिर साइंसदानों को पता चल गया कि असल में यही वो चीज़ है। चूल्हा मिल गया उनको, असल में चूल्हा मिल गया देग पकाने के लिए। उनको समझ में आ गया कि यूरेनियम ही असल में वो चीज़ है कि जिस पे न्यूट्रॉन मार के तो ये जो चेन रिएक्शन है इसको स्टार्ट करवाया जा सकता है। तो यहाँ पर आप समझ लें कि किसी एक इंसान के ये काम नहीं था न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना। इसमें आप देख सकते हैं कई सारे जो साइंसदान हैं उनकी आपको यहाँ पर मेहनत नज़र आ रही है। आइंस्टाइन की, फिर दूसरे साइंसदान की, जिनका नाम मैंने आपको बताया, हंगेरियन जो साइंसदान थे लियो सिजलार्ड, और फिर उसके बाद ये जो जर्मन साइंसदान थे ओटो हान और लेइस मेथनर। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, ये जो वाक़या था जर्मनी के अंदर यूरेनियम के ऊपर जो न्यूट्रॉन मार रहे थे 1938 में हुआ। उसके बाद इंतहाई तेज़ी के साथ सरकारें हरकत में आ जाती हैं। सरकारें, वेस्टर्न जो गवर्नमेंट्स हैं, हरकत में आ जाती हैं। ख़ास तौर पर अमेरिकन्स भी हरकत में आ जाते हैं। और उनको जब ये पता चला कि ये इतनी बड़ी डिस्कवरी हो गई है, तो मैनहट्टन प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया जाता है। होता यह है असल में कि ये जब दुनिया में आम हो जाती है साइंस के सर्कल्स के अंदर के न्यूट्रॉन लगा के तो यूरेनियम को हमने स्प्लिट किया है, तो वो जो सिजलर्ड था ना, जिसने लंदन में ये सबसे पहले थ्योरी दी थी, सिजलर्ड भागा भागा आइंस्टाइन के पास जाता है और आइंस्टाइन को कहता है कि अमेरिका का जो सदर है वो मेरी बात नहीं सुनेगा। रोजवेल्ट सदर था उस वक्त। आप बहुत बड़ी शख्सियत हैं, आप उसको ख़त लिखें, आप उसको ख़त लिखें और उसको कहें कि ये जो जर्मनी है, हिटलर वो बम बना रहा है, तो लिहाजा आप भी शुरू कर दो। वो न्यूक्लियर बम बना रहा है, आप भी शुरू कर दो। ये अगर इस तरह से बन गया ना, बहुत बड़ा बम होगा, आप भी इस पे काम शुरू कर दो। रोज वेलवेट जो है उसके पांव तले ज़मीन निकल जाती है, अमेरिकन सदर। तो वो मान गया फौरी तौर पर, और उस वक्त उसने 2 अरब डॉलर जो है वो फौरी तौर पर सैंक्शन कर दिए। 2 अरब डॉलर आज के हिसाब में कन्वर्ट करेंगे तो 30 अरब डॉलर बनते हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। उसके बाद जनाब, न्यू मैक्सिको का एक बड़ा ही जानलेवा सहरा, रेगिस्तान, वहाँ पर एक आर्टिफिशियल सिटी बनाया जाता है जिसका नाम था लॉस अलामोस। अब ज़रा देखते जाइए किस तरह से ये सारी कहानी शुरू हुई है। लॉस अलामोस नाम का शहर बनाया जाता है। 6,000 साइंसदान थे वहाँ पर, और बाहर की दुनिया से बिल्कुल कट ऑफ। ना कोई उस जगह पे आ सकता था ना जा सकता था लॉस अलामोस में। इससे सारे प्रोजेक्ट का मैनहट्टन प्रोजेक्ट इन्होंने नाम रखा है। इसका जो बॉस बनाया गया वो बनाया गया रॉबर्ट ओपेनहेमर को। आपने इसका नाम सुना होगा, जे डॉट रॉबर्ट ओपेनहेमर, जिसको फादर ऑफ एटम बम भी कहते हैं। फिजिक्स का उस्ताद था, बहुत ही, यानी चैन स्मोकर। एक सिगरेट इसकी ख़त्म होती नहीं थी कि ये दूसरा मुंह पे चढ़ा लेता था। अब इस बंदे ने क्या किया कि इसने वही, यानी कि वो जो वहाँ पर
जर्मनी की लेबोरेटरी में तजुर्बे हो रहे थे, ये इसने यहाँ पर भी स्टार्ट कर दिया। उसके बाद इसने जो मसाला इकट्ठा किया न्यूक्लियर बम बनाने के लिए, वो इसने कोई 1 किलोग्राम का जो यूरेनियम था 235। अच्छा, उसके बाद इसने क्या किया कि पहला इसने धमाका किया था 16 जुलाई 1945 को 5:29 पर, इसी इलाके में न्यू मैक्सिको की वो जो जगह थी जहाँ पर ये सारी रिसर्च हो रही थी। 16 जुलाई 1945 को सुबह को 5:30 बजे तकरीबन इन्होंने ये धमाका किया था। और बम का जो नाम इन्होंने रखा था वो रखा था द गैजेट। और उस साइट को जहाँ पर ये तजुर्बा किया गया था उसका नाम था ट्रिनिटी साइट। ना अंदाज़ा लगाइए कि 16 जुलाई 1945 को पहला धमाका होता है, पहला पहला न्यूक्लियर धमाका, न्यूक्लियर टेस्ट। और उसके कुछ ही दिनों के बाद 16 जुलाई को पहला टेस्ट होता है, 6 अगस्त को अगले ही महीने हिरोशिमा पे पहला न्यूक्लियर ड्रॉप किया जाता है, और फिर 9 अगस्त को 3 दिनों के बाद दूसरा न्यूक्लियर वहाँ पर ड्रॉप किया जाता है, और वर्ल्ड वॉर जो है वो ख़त्म हो जाती है जापान के सरेंडर के साथ। तो ये असल में कहानी है न्यूक्लियर बम की। इसको बनाने में कोई एक साइंसदान नहीं है, कई सारे साइंसदानों की इसमें आपको एक फाइंडिंग्स नज़र आती हैं। पहला जो साइंसदान था आइंस्टाइन, उसको तो ये लग रहा था कि ये सिर्फ थ्योरेटिकली पॉसिबल है, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन बाकी के उसके अलावा जो साइंसदान थे उन्होंने इस पे मज़ीद थ्योरी पे काम किया, उन्होंने प्रैक्टिकल शक्ल इस बम को दे दी थी।